नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवदीप टुडे में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके साथ जुड़े हैं एक नए मुद्दे, नए सवाल और नई शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ जो शख्सियत बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। समाज सेवा में एक जाना माना नाम, दीप खत्री। जी हाँ, दीप खत्री आज हमारे साथ हैं, जो सीधे नवदीप टुडे के दर्शकों से बात करेंगे। आइए आपको लेके चलते हैं सीधा उनके पास। दीप खत्री जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया आपके स्टूडियो में आने का। दीप भाई, समाज सेवा में आपका नाम कोई नया नहीं है। सबसे पहले इसी बात पे हम बात करेंगे कि आप समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। क्या समाज सेवा का काम आसान है या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दीपक जी, समाज सेवा ये मान लीजिए जैसे एक सरकारी नौकरी होती है, इसी प्रकार से एक समाज सेवा कि आदमी का रोजाना एक रूटीन होता है कि मैंने आज ये सेवा करनी है, मैंने आज वो सेवा करनी है। और समाज सेवा करते करते है जो लोगों को दुख जो है वो कम करने की कोशिश संस्था करती है। श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड है, आपको पता है। हमारी श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड जो हमने बनाई थी 14 साल पहले, अभी तेज संधू जी थे भगत सिंह जी के भतीजे, उन्होंने और मैंने इकट्ठी बनाई थी। तो फिर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने श्री अभय सिंह संधू जी। उनका देहांत पिछले 15 मई को हो गया। उनके बाद में जिम्मेवारी अब मेरे कंधों पे है। मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बना रखा है और सुबह से लेकर शाम तक बस दिल में ये रहता है कि हम किसी न किसी की मदद कर सके, किसी भी रूप में कर सके। आपने भी देखा होगा पीछे कोविड के टाइम पे भी अपनी हमारी जो सेवाएं थी, कभी हम एक दिन भी घर नहीं बैठे, लोगों की सेवा करते रहे। लगभग मैं ज़्यादा नहीं लेकिन मैं कम से कम ये कहूँगा, कम से कम मैं जो 300 लोगों को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा चुके थे पिछले लॉकडाउन में। और ऐसे रिश्ते थे कि लोगों ने अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को भी हाथ लगाना ठीक नहीं समझा कोविड की वजह से, लेकिन हम उनके संस्कार भी करते थे, उनकी अस्थियाँ विसर्जित भी करते थे। और जो भी भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता काम करते हैं वो दिल से करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, ना तो हमारी कोई सरकारी एनजीओ है और ना हम किसी से कोई कैश अमाउंट लेते हैं। बस हमारी शर्त ये रहती है कि हम एक जरिया है। कोई साथी मदद करना चाहता है तो हम उनको ये बता सकते हैं कि वो ज़रूरतमंद आदमी है, आप अपने हाथों से जाएं, खुद दें और देखें उसका हालचाल। अभी पिछले 1 साल में आपने भी देखा हो, किसान आंदोलन में भी सेवा कर रही थी हमारी संस्था। और उसी के साथ साथ में आसपास के नरला के आसपास के जो लोग हैं, नरला, कुंडली, सिंगू बॉर्डर, यहाँ पे है जो 1500 से ज़्यादा लोगों की हम आँखों के ऑपरेशन करा चुके, जो आज देख रहे हैं। और जब भी मिलते हैं तो सर पे हाथ रख के बोलते हैं, बेटा तुम्हारे आशीर्वाद से ये नज़र अच्छी हुई है। रिक्शा है, ट्राई साइकिल है, हैंडीकैप हैं जो उनको हम ट्राई साइकिल देते हैं, अभी तक 14-15 दे चुके हैं। व्हील चेयर है, डोगे हैं, जो बुजुर्गों को हैंडीकैप भी नहीं है, जो दिव्यांग लोग हैं उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। और जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती उतना हम दान पुण्य भी करते हैं और खाना हम प्रोवाइड कराते हैं। अब हमारी आज से एक नई स्कीम हमने चलाई है जच्चा बच्चा के लिए पौष्टिक भोजन की। दूध वगैरह है जो हम उनके घरों पे जाके उनको दिया करेंगे जी। इस टाइप की हमारी संस्था है जो काम कर रही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करते हैं, बुजुर्गों के लिए काम करते हैं, नौजवान के लिए काम करते हैं। हम एक जरिया भी बनते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनको पता नहीं कि कहाँ जाए। तो हम इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्री वाले हैं उन लोगों के साथ में बात करके उन बच्चों को नौकरी भी दिलाते हैं। तो अपनी तरफ से समाज सेवा कर रहे हैं। और समाज सेवा में जो पुण्य है मेरे ख्याल में कहीं किसी को मिलता नहीं है। लोगों का आशीर्वाद, प्यार और दुआएं हमारे साथ है। दीपा जी, समाज सेवा और राजनीति एक ही गाड़ी के दो पहलू हैं। आपकी नज़र में राजनीति क्या है और समाज सेवा करते करते आप राजनीति से कैसे जुड़े? हमारी संस्था ये 2007 में हमने स्टार्ट की थी। उसके बाद में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हो गया। उसके बाद में आंदोलन, अन्ना जी के आंदोलन में हमने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उसके बाद में देश को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ 26 नवंबर 2012 को। तो मैं फाउंडर मेंबर हूँ। वहाँ पे भी हमने सेवा की, वहाँ पे भी सेवा ही कर रहे हैं। राजनीति जो है वो सेवा का करने का है, जो एक जरिया है, लेकिन लोग पता नहीं कि उसको पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो समाज सेवा और राजनीति में समाज सेवा करने के लिए यदि कोई आदमी आता है, राजनीति में आता है समाज सेवा करने के लिए, तो उनका वेलकम होना चाहिए। दीपत्री जी, आप अलीपुर वार्ड से संबंध रखते हैं जी। क्या आपके वार्ड में सब कुछ अच्छा और ठीक ठाक चल रहा है? गंदगी का ढेर है जी। देखो,
कुछ काम दिल्ली सरकार के हैं, कुछ केंद्र सरकार के हैं और कुछ निगम के हैं। दिल्ली सरकार अपने काम है जो दिन पर दिन कर रही है, जो जो उनके अंडर में आते हैं, लेकिन अब नालियों का सफाई करना, कूड़ा उठाना या जो निगम के काम है वो अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। और लोगों ने पिछले चुनाव में भी देख लिया और अब भी देख लेंगे। अब की बार तो लोगों की समझ में आ गया कि पिछले 5 सालों में जो दिल्ली का है जो एकदम बेड़ा गर्क हो गया है। और अलीपुर वार्ड का मैं बता दूं, मैं अपने गांव से ही बता देता हूं आपको, मतलब आप ये मानिए 25 बार 30 बार हम लिख के दे चुके हैं, एक डंपिंग यार्ड नहीं बना पाए हैं, खुले में गंदगी पड़ी रहती है। स्कूल है, डीएवी स्कूल है, ये मेरे वार्ड में आता है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हालत हो रखी है। समय से कूड़ा नहीं उठता और कूड़ा ना उठने के कारण बीमारियां फैल रही हैं और बीमारियों का कारण जो है वो गंदगी है, तो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। तो हम तो यही कह सकते हैं कि कम से कम है जो निगम का जो काम है, आप इंडस्ट्रियल एरिया में नरला इंडस्ट्रियल एरिया का ही आप ले लीजिए, अलीपुर वार्ड में आता है, 5000 फैक्ट्रियाँ, एक फैक्ट्री वाला कम से कम 50,000 रुपये हाउस टैक्स देता है DSIDC को। आप उस हिसाब से देखिए 25 करोड़ रुपए तो हाउस टैक्स दे दिया, 250 करोड़ रुपए, सॉरी 250 करोड़ रुपए तो हाउस टैक्स DSIDC देता है। 250 करोड़ रुपए जा कहाँ रहे हैं? वो टाइम पे है जो वर्कर है, जो कोरोना योद्धा है, जो बेचारे MCD में काम करते हैं, उनकी वो सैलरी नहीं दे रहे हैं। जो 5-5 साल 10-10 साल हो गए उनकी वो पेंशन नहीं दे रहे हैं। उनका जो रिटायरमेंट का जो पैसा था वो अभी तक इनके पास रखा हुआ है। MCD के जो हॉस्पिटल है, आपने देखा होगा, MCD के हॉस्पिटल है, डॉक्टरों को जब आप सैलरी नहीं देते तो मेरे को नहीं लगता 15 सालों में कोई विकास नाम की कोई चीज़ है दिल्ली में। और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो दुनिया को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। दीप जी, समाज सेवक का जनता से सीधा सरोकार होता है जी। पिछले चुनाव में आपकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी मीनूदीप खत्री ने भी चुनाव में ताल ठोकी थी जी। ठीक है, आप क्या कसक मन में लेकर चुनाव में उतरे कि वार्ड में ऐसे कौन से काम थे जो नहीं हुए थे जबकि हो जाने चाहिए थे? क्या लेके मन में उतरे थे कि अगर हम आते हैं तो हम इन कामों को प्रायोरिटी पे कराएंगे? सबसे पहले तो जो होता है ना कि अपनी तरफ से है, जो आदमी का मन होता है कि मैंने ये काम करने हैं, सबसे पहले तो जो लेंटर पड़ते हैं ना, लोगों के गोदाम बनते हैं, लेंटर पड़ते हैं, जो निगम के अधिकारी उनके घरों पे जाते हैं, उनकी नेक कमाई को खसूटने के लिए जो करप्शन है, सबसे पहले तो उसके ऊपर वार होने वाला है। ताकि किसी का गरीब का घर बनता है, कोई 12 गज में मकान बना रहा है, कोई 14 गज में मकान बना रहा है, कर्जा लेके 1 लाख रुपए लेके काम करता है, उनसे भी जब मतलब 20-20 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये अधिकारी लोग हैं जो वो ऐसे नहीं मांगते, उनसे भी कोई मांगता है, तो जो वो मांगता है उसका बताने की जरूरत नहीं है। तो हम जीरो करप्शन रखेंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे। करप्शन नाम की कोई चीज़ मेरे वार्ड में तो यदि मौका मिलता है, पार्टी टिकट देती है और हमें सेवा का मौका मिलता है तो करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। दूसरे नंबर पे जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनको गाड़ियों में उठा ले जाते हैं, उन बेचारों का सामान डाल देते हैं, चाहे उनको इज्जतदार, चाहे वो बाजार लगाते हो, रेडी पटरी लगाते हो, बाजार लगाते हो, तो उनको एक इज्जतदार जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। तीसरा काम जो गांव में और पुनर्वास है, मेरे यहाँ पे है जो अनऑथराइज कॉलोनी कम है 3 नंबर वार्ड में, और दिल्ली का सबसे बड़ा वार्ड है। रोहनी के 27 सेक्टर से लेके सिंघू बॉर्डर तक लगभग 70 बूथ हैं, 70,000 वोटर हैं। और पिछले चुनाव में है जो आपने बताया जैसे कि लेडीज सीट रिजर्व थी, तो मेरी धर्मपत्नी ने, मीनू जी ने चुनाव लड़ा था, उनको 9,000 वोट मिली थी। हमारा थोड़ा मार्जिन रहा, कोई बात नहीं, हार जीत हो जाती, लेकिन हम अपना क्षेत्र छोड़ के, अपना विधानसभा छोड़ के, अपना वार्ड छोड़ के कभी बाहर नहीं गए। और यही कारण है कि आज आप हमसे पूछ रहे हो कि आप समाज सेवा कर रहे हो 15 सालों में। 15 सालों का प्यार ये है कि मैं यहाँ बैठा बैठा आपको बता सकता हूँ पॉकेट 4 में क्या कमी है, कौन सी नाली बननी है, कौन सी गली बननी है, कौन से नाले में गंदगी है, गाद है। जो निगम के काम है, हम समाज सेवा करने वाले लोग हैं जो गाँव में, गलियों में एक एक आदमी के संपर्क में रहते हैं। हमारे 800 से 900 कार्यकर्ता हैं इस वार्ड में, और विधानसभा में है जो अभी 1423 मेंबर है। तो धीरे धीरे वो भी बढ़ रहे हैं। लोग हमारे को बता रहे हैं समस्या, हम आज क्या कर रहे हैं, हम अधिकारियों को हाथ जोड़ रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। वो करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है। दीपति भाई, दिल्ली में जो निगम चुनाव है उसका बिगुल बजने का वक्त आ रहा है जी। कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है।
अगर आपको निगम पार्षद बनने का मौका मिलता है, दीप खत्री अलीपुर वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं, निगम पार्षद वहां पे बनते हैं जी। तो सबसे पहला काम आपकी प्रायोरिटी पे क्या होगा कि सबसे पहले मैं ये काम जरूर करूंगा? सबसे पहले तो मैं जच्चा बच्चा का आजकल जो है ना, देखो गवर्नमेंट भी दे रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रहा है, लेकिन निगम के जो स्कूल हैं उनमें बच्चे पढ़ते हैं, उनमें 5वीं तक के स्कूल है, वहाँ पे है जो पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रही है जितना भी करा पा रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे निगम के स्कूलों में हैं। तो उन बच्चों का भविष्य बने, वे हेल्दी हो, स्वस्थ रहे, उनके बारे में है जो ध्यान दिया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में जो गंदगी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इनको एकदम क्लीन कराया जाएगा। और ये नहीं है कि देखो एक वार्ड में आप, मेरे वार्ड में आप 60 लोगों से काम ले रहे हैं, 400 लोगों का काम, वो बेचारे सफाई कर्मचारी वो भी इंसान ही तो हैं। 8 घंटे की बजाय आप उनसे रात को उठवा लेते हैं, कभी करा लेते हैं। तो जो नई भर्तियां हैं जो अभी तक एमसीडी में इन्होंने करी नहीं है पिछले कुछ सालों में, कॉन्ट्रैक्ट पे है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उनको पक्का कराने का काम करेंगे। और जो और लोगों की जरूरत होगी, कम से कम एक वार्ड में 400 लोगों को है जो रोजगार देने की कोशिश करेंगे, ताकि कम एरिया को अच्छे से क्लीन किया जा सकता है। और जो नई गाड़ियां हैं, जैसे आप देख रहे हैं छोटी छोटी गाड़ियां हैं, इनकी बजाय सीएनजी वाली जो हैं, ये बड़ी गाड़ियां होती हैं, गाँव में तो कूड़ा करकट कर लेती हैं, लेकिन इसमें आता कम। तो गलियों के लिए ई रिक्शा है आजकल, बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो कूड़ा उठा सकती है। घर घर में है जो लोग चाहते हैं, देखो कुछ गरीब आदमी भी हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ अपर क्लास हैं, हर तरह का तबका इसमें है। तो हर घर पे है जो नज़दीक नज़दीक है, जो कम से कम है जो ये अपना ये कूड़ा घर जो होते हैं वो बनाए जाएं, या डस्टबिन हम रखेंगे एमसीडी की तरफ से या अपनी संस्था की तरफ से रखेंगे, हम आज भी रखते हैं। तो उससे क्या होगा कि गंदगी एकदम अलग अलग हो जाएगी, तीनों तरह की, भाई सूखा ये वो। तो उसमें जो सफाई कर्मचारी है उनको भी थोड़ा ये रहेगा कि भाई कम हाथ लगाने पड़ते हैं। और आज हम भी देख रहे हैं कि नालियों में उतार दिए जाते हैं बेचारे बिना कपड़ों के, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। जो कर्मचारी हैं उनको भी खुश रखने की कोशिश करेंगे, और खुश रखने के साथ साथ उनके लिए काम भी करेंगे। जिन जिन की पेंशन रुकी हुई है, सबसे पहले तो उनको पेंशन दिलाएंगे। जिनकी है जो रिटायर हुए 4-4 साल हो गए, उनका पैसा रुका हुआ वो देंगे। तो ईमानदार जब सरकार होती है, तो अब दिल्ली में आप देख लीजिए 16,000 करोड़ का बजट था, आज 51,000 50,000 करोड़ तक दिल्ली गवर्नमेंट सब कुछ फ्री दे रही है और बजट बढ़ रहा है। तो ऐसे ही निगम में नीयत ठीक होगी तो बदलाव जरूर आएगा। दीपक भाई जी, जो सफाई कर्मचारियों की आपने बात उठाई है, निगम के ऊपर ये बार बार उंगलियां उठती हैं कि लिस्ट में बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो चुपचाप हाजिरी लगवाते हैं, एरिया से गायब रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो काम करते हैं। क्या इसकी भी जांच करवाएंगे? इसकी जांच हमने कराई, मैं आरटीआई लगाता रहता हूँ, आपको बता दूं। आज से नहीं, मैं 12 साल से आरटीआई कार्य करता हूँ। और मैं अपने वार्ड की है जो एक मैं आपको बता सकता हूँ, अटेंडेंस लगती है, लोग आते नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? वो कोई आता है तो गाड़ियों में आता है। तो लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, और कुछ लोगों को है जो काम करने की आदत नहीं होती। और उसका कारण सिर्फ करप्शन है। जो उनके बड़े अधिकारी होते हैं वो बोल देते हैं कि आपको 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है, जब 10,000 रुपये में कोई प्राइवेट आदमी कर रहा है काम तो उनको कर दो। तो हम तो यही कहेंगे, जो नहीं कर सकते उनके बारे में अलग से सोचेंगे, जो काम करना चाहते हैं, दिल लगा के काम करना चाहते हैं, उनके बारे में अलग सोचेंगे, अलग अलग पॉलिसी होंगे। और जो अटेंडेंस लगाने वाला सिस्टम है कि जो घर बैठे बैठे रजिस्टर चला जाता है और हाजिरी लग जाती है, अब वो काम बंद होने वाला है। जितने भी कर्मचारी उनको काम भी करना पड़ेगा, सैलरी भी उनकी बढ़ेगी, जो कच्चे हैं उनको पक्का भी करेंगे। तो उस बारे में भी है जो आने वाले समय में ऐसा ही कुछ करेंगे ताकि कर्मचारियों को कोई कष्ट ना हो। कर्मचारियों के साथ में मिलकर ही वार्ड को बदला जा सकता है, अकेला आदमी नहीं बदल सकता जी। दीपक जी, जब कोई भी नेता चुनाव के लिए उतरता है तो वादों की झड़ी लगा देता है जी, पर बाद में कितने पूरे होते हैं कितने नहीं है तो उनका वक्त बताता है। अगर आप चुनाव में उतरते हैं जी, तो आपकी वार्ड की जो जनता है वो आप पर भरोसा क्यों करे? किस बूते पर उनके बीच में आप वोट मांगने जाएंगे? वो ये कर ले, उनको अपने बेटे पे भरोसा है, अपने भाई पे भरोसा है। उनको पता है कि कसक है 2011 में जब हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आए थे, कोई राजनीति वाला लोग वहाँ नहीं जाते थे। आजकल बहुत सारे लोग पार्टियाँ बदलते रहते हैं, लेकिन हम टिके हुए हैं। क्यों? हमारे मन में है वो पीड़ा जो हमने देखी थी, जिसकी वजह से अन्ना हजारे के आंदोलन में हम गए थे। और
पीड़ा जिसको होती है वही लोग बदलाव लाते हैं। ये आपको मैं प्रॉमिस जरूर कर रहा हूं कि आप मेरे बारे में 2 चीज जरूर पूछ सकते हैं कि मैंने कोई आज तक है जो झूठ नहीं बोल लिया, दूसरा मैंने आज तक कोई करप्शन नहीं किया है, और मैं आपको बता दूं आज तक है जो 13 अधिकारी मैं रेड हैंडेड करा चुका हूं, रेड हैंडेड करा चुका हूं 13 अधिकारियों को। तो मैं अपने वार्ड में अपने जीवन में सबसे समझौता कर सकता हूं, लेकिन करप्शन से कभी समझौता नहीं कर सकता जी। तो ये थे हमारे साथ दीप खत्री, जिन्होंने आज बेबाकी से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और मन से और हृदय से जो जनता के साथ जुड़े रहने का एक वायदा इन्होंने किया। समाज सेवा के साथ साथ राजनीति के रूप में भी एक मजबूत स्तंभ के रूप में ये शामिल होने का और वहां पर टिके रहने का दावा आज ये सबसे करते हैं। जल्द ही जुड़ेंगे नए सवाल, नए चेहरे और नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए नवदीप टुडे।